अतुल्य भारत हिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित फकीरिया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय होगा वह है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को प्रभावती देवी तथा जानकीनाथ बोस, ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? प्रभावती देवी तथा पिता का नाम था जानकीनाथ बोस के यहाँ कटक नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कटक में हुआ था। आपको याद होगा 1897 में ही स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है और इसी वर्ष किसका जन्म होता है? सुभाष चंद्र बोस का। और आने वाले समय में अगर सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा पर सबसे अधिक किसी का प्रभाव देखा जा सकता है तो वह किसका देखा जाता है? स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, कटक में ही सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होती है और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं। कहाँ पे? प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता। ठीक है, ये प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता उस समय का एक प्रसिद्ध कॉलेज था, नामी कॉलेज हुआ करता था। तो उच्च शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की है? प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से। चूँकि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका देखा जा सकता है? स्वामी विवेकानंद तथा श्री अरविंद घोष का। ठीक है, श्री अरविंदो घोष का। स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंदो घोष का प्रभाव सबसे अधिक किस पे पड़ा? सुभाष चंद्र बोस पे पड़ा। ठीक है, चूंकि सुभाष चंद्र बोस अपने प्रारंभिक शिक्षा के दौरान से ही किताबों को पढ़ने में रुचि रखते थे, इस कारण उन्होंने स्वामी विवेकानंद तथा अरविंद घोष से संबंधित समस्त साहित्यिक बुकें, ऐतिहासिक किताबों को पढ़ डाला था, जिसके चलते इनकी विचारधारा पे सबसे अधिक प्रभाव किसका देखा जा सकता है? स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है स्वामी विवेकानंद जो थे उनके विचारों में राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा हुआ था और इसी का परिणाम था कि सुभाष चंद्र बोस के विचारों में भी राष्ट्रवाद की भावना इतनी प्रबल थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जब वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्ययनरत थे तो इसी समय प्रोफेसर ओटन, ठीक है, ये प्रोफेसर ओटन प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे और ये भारत को लेकर भारतीय विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा अपमानित किया करते थे। ठीक है, ये बात में भारत को लेकर यहाँ के जो विद्यार्थी होते थे उन्हें खरी खोटी सुनाते रहते थे, उन्हें हीन होने का आभास कराते थे, जिसके चलते सुभाष चंद्र बोस के एक मित्र थे, उनके साथ इनका विवाद हो गया था। और जब ये बात सुभाष चंद्र बोस को पता चली तो सुभाष चंद्र बोस ने इन प्रोफेसर ओटन को पीट दिया था। क्या कर दिया था? पीट दिया था। अब जैसे इनको पीटा, उसके परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता से निष्कासित कर दिया गया, उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। सुभाष चंद्र बोस अपने पिता, जो कि चाहते थे कि वे आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करें, के कहे अनुसार, उनकी आशा के अनुसार 1920 में आईसीएस की परीक्षा देते हैं। ठीक है, और इस परीक्षा में 4th रैंक के साथ, कौन सी रैंक के साथ? 4th रैंक के साथ इस परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं। ठीक है, आईसीएस जो कि वर्तमान समय में भी इतना महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, सिविल सर्विसेज में अगर आज भी कोई व्यक्ति सेलेक्ट हो जाता है तो वो उसके लिए, उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो इन्होंने तो 4th रैंक के साथ 1920 में
और आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, ठीक है, जिस समय किसी भारतीय के लिए आईसीएस पास करना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा यह परीक्षा आयोजित करवाई जाती थी और इसके पेपर को इस तरह से सेट किया जाता था कि किसी भी भारतीय के लिए इसे पास करना लगभग नामुमकिन हुआ करता था, ठीक है। आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की सेवा में कार्यरत रहने के बजाय इन्होंने आईसीएस को छोड़कर और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें भाग लेना अधिक उपयुक्त समझा। इन्होंने आईसीएस की नौकरी को छोड़ दिया और ये किस तरफ आ गए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ आ गए। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के इनके द्वारा भी इनका विरोध किया गया, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें 6 माह की कैद की सज़ा सुनाई गई, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स का जब ये विरोध कर रहे थे उसी के कारण इन्हें 6 माह का कारावास दिया गया। इसी समय सुभाष चंद्र बोस का संपर्क सीआर दास जो कि बंगाल के कांग्रेस के एक कदावर नेता हुआ करते थे से हुआ, और ये सीआर दास ही भविष्य में सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु बनकर उभरते हैं, ठीक है। और सीआर दास के प्रभाव में आकर ही इन्होंने किसको ज्वाइन किया था, कांग्रेस को ज्वाइन किया था। 1923 में सुभाष चंद्र बोस को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। किसका अध्यक्ष बना दिया गया, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। और आपको याद होगा 1923 में ही एक पार्टी का गठन किया गया था जिसका नाम था स्वराज दल। क्या नाम था, स्वराज दल। इस स्वराज दल के द्वारा एक पत्र निकाला जाता था जिसका नाम था फॉरवर्ड, ठीक है। क्या नाम था, फॉरवर्ड। इस फॉरवर्ड नामक पत्र का संपादक किसे नियुक्त किया गया, सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त किया गया। तो आईसीएस की परीक्षा जब पास की थी तो नो डाउट ये विद्वान तो थे, ठीक है। और इसी के चलते स्वराज दल ने जो अपना मुख्य पत्र था फॉरवर्ड, उसके मुख्य संपादक के रूप में किसको नियुक्त किया, सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त किया। स्वराज दल ने चूंकि आम चुनावों में भाग लिया था, जिसके चलते जो कोलकाता नगर पालिका थी उस पर स्वराजियों का अधिकार हो गया। और यहाँ पर जो मेयर बनाया गया, कोलकाता नगर पालिका में मेयर किसको बनाया गया, सीआर दास को। किसको बनाया गया, सीआर दास को। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ किसे बनाया गया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ किसको बनाया गया, सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। बंगाल में रहते हुए ही बंगाल ऑर्डिनेंस के विरोध में सुभाष चंद्र बोस को पुनः कैद कर लिया गया, ठीक है। पुनः क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया। और इस बार इन्हें 3 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई और उन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया, ठीक है। जब ये 3 वर्ष तक मांडले जेल में रहे तो इसी दौरान इन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी। कौन सी बीमारी हो गई, टीबी, क्षय रोग हो गया था, ठीक है। चूंकि मांडले जेल की जो परिस्थितियां थी वे ऐसी थी कि इसमें अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति जाता था तो वह वहां से कोई असाध्य रोग लेकर ही आता था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय राजनीतिक जो
व्यक्ति थे या जो भारतीय लोग थे उन्हें प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए ही मांडले जेल की सज़ा सुनाई जाती थी, मांडले जेल में भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि मांडले जेल इतनी गंदी रहा करती थी, वहाँ पे सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर इतनी सीलन थी दीवारों में कि कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ साल भर रह जाता था तो उसे किसी ना किसी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ता ही था। ठीक है। 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो गई। सीआर दास की मृत्यु हो गई और स्वराज दल यहाँ पे कमज़ोर पड़ गया। ठीक है। 1925 से लेकर 28 तक सुभाष चंद्र बोस जेल की सज़ा काटकर जब जेल से बाहर आए तो अब वे खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक नवीन संगठन जिसका नाम था इंडिपेंडेंस लीग, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की गई? 1929 में। ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई और इस इंडिपेंडेंस लीग का पूर्ण समर्थन किया गया किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू यही एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके उपरांत सुभाष चंद्र बोस का किस प्रकार यूरोप जाना होता है, वहाँ इनके विवाह को लेकर भी एक मत प्रचलित है। उसके उपरांत सुभाष चंद्र बोस यूरोप चले जाते हैं और 1930 से लेकर 1934 तक ये यूरोप ही रहते हैं। इसी दौरान इनकी मुलाकात यूरोप में मुसोलिनी से होती है। ठीक है। मुसोलिनी इटली के जो फांसीवादी नेता हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के साथ लड़ते हैं। ठीक है। मुसोलिनी के साथ इनकी मुलाकात होती है और इसी दौरान कहा जाता है इनकी मुलाकात एमिली नामक एक महिला से होती है। ये महिला ही आगे चलकर इनकी पत्नी बनती है, जिससे इन्हें अनीता बोस नामक एक पुत्री होती है। ठीक है। इनकी पुत्री का नाम क्या है? अनीता बोस। भारतीय इतिहास की अधिकांश जो पुस्तकें हैं उनमें अनीता बोस को इनकी पुत्री के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक इस विवाह को अस्वीकार करता है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जब यूरोप से लौटकर वापस भारत आते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही 10 मई 1936 को सुभाष दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है। कब? 10 मई 1936 को सुभाष दिवस का आयोजन किया जाता है। कब? 10 मई 1936 को। ठीक है। क्यों किया जाता है कि जब ये यूरोप से लौटकर वापस आते हैं तो ब्रिटिश सरकार इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। आम जन के द्वारा इस गिरफ्तारी का विरोध किया जाता है और 10 मई 1936 को सुभाष दिवस का आयोजन किया जाता है। ब्रिटिश सरकार दबाव में आती है और इन्हें मुक्त कर देती है। 1938 में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन हरिपुरा में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है? हरिपुरा में आयोजित होता है। और इस हरिपुरा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसको सौंपी जाती है? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है। लेकिन इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस एक सैन्य संगठन की बात कर बैठते हैं। ठीक है। उनके जो विचार होते हैं उनसे एक सैन्य संगठन के निर्माण की बात स्पष्ट हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी इन्हें शंका की नज़र से देखने लग जाते हैं। गांधी जी को लगने लगता है कि यह व्यक्ति मेरे अहिंसक आंदोलन को मोड़कर उसे एक हिंसक आंदोलन की तरफ भी ले जा सकता है। ठीक है। क्योंकि सुभाष के सैन्य संगठन की बात से गांधी जी चिंतित
हो जाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस एक बहुत अच्छे वक्ता भी थे, जिससे गांधी जी को लगता है कि हो सकता है यह व्यक्ति जो मेरे द्वारा जिन लोगों को तैयार किया गया है अहिंसक आंदोलन के लिए, उन्हें हिंसक आंदोलन की तरफ ले जाए, एक सैन्य संगठन से जोड़ने में सफल हो जाए। इसी का परिणाम होता है 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, उसमें सुभाष चंद्र बोस एक बार पुनः अध्यक्ष के चुनाव के लिए अपना नामांकन करते हैं। लेकिन गांधी जी इस बार हरिपुरा अधिवेशन में जो गांधी जी सुभाष चंद्र बोस का साथ दे रहे थे, वही गांधी जी इस बार सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अपने प्रत्याशी के रूप में पट्टाभी सीतारमैया को उतारते हैं। ठीक है, गांधी जी और गांधी समर्थक जो लोग थे वो सुभाष चंद्र बोस का विरोध कर रहे थे और वे अपने उम्मीदवार के रूप में किसको उतारते हैं? पट्टाभी सीतारमैया को उतारते हैं। लेकिन इस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया पराजित हो जाते हैं और अध्यक्ष के रूप में कौन चुनकर आता है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो कि गांधी जी की व्यक्तिगत रूप से बहुत इज्जत किया करते थे, सम्मान किया करते थे, और इन दोनों में लगभग 20-22 साल का अंतर भी था। ठीक है, इनकी आयु में 20-22 साल का आयु अंतर भी था। गांधी जी वो व्यक्ति थे जिनका इस समय भारतीय राजनीति में हर कोई सम्मान करता था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस भी उनका सम्मान करते थे और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की जो कार्यकारिणी का गठन था उसके लिए गांधी जी को आमंत्रण दिया कि कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन आप ही करेंगे। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को कार्यकारिणी का गठन करने से यह कहते हुए इनकार कर देते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। क्यों? क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया को किसका समर्थन प्राप्त था? गांधी जी को का समर्थन प्राप्त था, जिसके चलते सुभाष चंद्र बोस को वे इनकार कर देते हैं। अन्य गांधीवादी नेता भी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के पद पर नहीं देखना चाहते। परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के पद से रिजाइन दे देते हैं और इस समय अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, इसी घटनाक्रम को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? त्रिपुरी संकट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय पुनः एक बार कांग्रेस का विभाजन होने की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। जैसे हम 1907 में सूरत की फूट पढ़ते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में ही एक दबाव समूह के रूप में इस समय एक नवीन संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1939 में। ठीक है, और बंगाल में होने वाले चुनावों से पहले इनके द्वारा कांग्रेस के विरुद्ध कुछ भाषण दिए जाते हैं, जिसके चलते इन्हें कांग्रेस से अगले 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। स्थिति इस समय चूंकि आप सभी को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो रहा था 1939 से लेकर 1945 के बीच। द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या था? 1939 से 45। चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, तो गांधी जी और सुभाष के बीच में यह विवाद भी था। गांधी जी का कहना था कि समय अभी अनुकूल नहीं है कि हम ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आवाज उठाएं, क्योंकि इस समय ब्रिटिश साम्राज्य स्वयं मुसीबत में है। गांधी जी का मानना था कि हिटलर और जापानी कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो साम्राज्य है या जो अंग्रेज हैं उनसे भी अधिक खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं भारत के लिए। वहीं सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि यही उपयुक्त समय है और इस समय हमें पूरे जोर शोर के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वह इस समय लगभग तटस्थ की भूमिका में नजर आते हैं
और सुभाष चंद्र बोस के विचारों को लेकर वे इनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि पंडित नेहरू किसके समर्थक रहे? गांधी जी के समर्थक रहे, और वे उनकी बातों पे ही चलने वाले व्यक्ति थे, जिसके चलते वे सुभाष चंद्र बोस से दूर हो जाते हैं। यहीं से दोनों के बीच में कुछ दूरियां नजर आने लगती हैं। स्थिति का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को क्या कर दिया जाता है? नजरबंद कर दिया जाता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो इस समय सोच रहे होते हैं कि किस प्रकार मैं देश के लिए कुछ करूं, वो इस समय जेल में बंद रहते हुए या नज़रबंद रहते हुए इस समय को बर्बाद करना नहीं चाहते थे। इसी के परिणाम स्वरूप ये अपने भतीजे, जिसका नाम था शिशिर बोस की सहायता से अंग्रेजों की जेल से भाग जाते हैं और पेशावर, काबुल, सोवियत संघ होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? जर्मनी, बर्लिन पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं? जर्मनी पहुँच जाते हैं। इस दौरान ये अपना भेष बदल लेते हैं और दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और अपना नाम क्या रख लेते हैं? जियाउद्दीन। क्या नाम रख लेते हैं? जियाउद्दीन पठान। ठीक है, एक पठान का भेष बना लेते हैं, जिसका नाम क्या रखते हैं? ये अपना जियाउद्दीन। ये अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर पेशावर, काबुल, सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंच जाते हैं। जर्मनी में इनकी मुलाकात हिटलर से होती है। किससे होती है? हिटलर से। और हिटलर के द्वारा ही इन्हें क्या कहा जाता है? नेताजी कहकर संबोधित किया जाता है। क्या कहकर संबोधित किया जाता है? नेताजी कहकर संबोधित किया जाता है। लेकिन 1943 में जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में पीछे हटने लगती हैं जर्मन सेनाएं, जिसके चलते सुभाष चंद्र बोस 1943 में जापानी पनडुब्बी जिसका नाम है 2I-9, ठीक है, जापानी पनडुब्बी 2I-9 में बैठकर कहाँ पहुंच जाते हैं? जर्मनी से, बर्लिन से टोक्यो। कहाँ पहुंच जाते हैं? बर्लिन से टोक्यो। यहीं पर इनकी मुलाकात रास बिहारी बोस से होती है। किससे होती है? रास बिहारी बोस से। और रास बिहारी बोस के द्वारा ही आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व है। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व है 1943 में। कब? 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया जाता है। ठीक है, किसको सौंप दिया जाता है? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का जो विचार था वह किसके मन में आया था? पहली बार मोहन सिंह नामक एक व्यक्ति थे, उनके दिमाग की उपज यह फौज थी। मोहन सिंह जो इस समय जापान में रह रहे थे, उन्हें जब पता चला कि जापानी सेना के द्वारा 40,000 भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया गया है, तो उनके द्वारा बातचीत की गई जापानी सेनाध्यक्ष से और उन्हें समझाया गया कि इन सैनिकों को वे मुझे सौंप दे और फिर हम इसकी एक सेना बना लेंगे। और ये सेना किसके विरुद्ध लड़ेगी? ब्रिटिश साम्राज्य के। ठीक है, और इसको गठित किसने किया? रास बिहारी बोस ने। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की नेतृत्व क्षमता से ये सभी लोग वाकिफ थे। इसी कारण 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसके हाथों में सौंप दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है, 1944 में बर्मा में एक रैली में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, और दूसरा नारा क्या दिया गया था? जय हिंद।
ठीक है। तो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तथा जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस की जो भाषण शैली थी वो इतनी कमाल की थी कि जो आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, वो इनसे बातें सुनकर भूखे भी लड़ने को तैयार हो गए थे। उन्हें ना वेतन चाहिए था ना कुछ और, केवल हथियार चाहिए थे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने, चूंकि जापान अब किसी प्रकार की पैसों के मामले में आर्थिक सहायता नहीं कर रहा था सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्होंने लोगों से दान लेकर और सैन्य जो हथियार होते हैं उनकी आपूर्ति की। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत में इम्फाल तक आज़ाद हिंद फौज को विजय दिलाई गई, लेकिन अंततः जापान की पराजय के उपरांत आज़ाद हिंद फौज को भी वापस हटना पड़ा। इनकी विजय के दौरान ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी आज़ाद हिंद फौज का अधिकार हो गया था, और अंडमान जिसका नाम क्या रख दिया गया था? शहीद द्वीप, जबकि निकोबार का स्वराज द्वीप नाम रख दिया गया था। 1945 में जापान के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया। परिणाम स्वरूप आज़ाद हिंद फौज जो अब बिना हथियारों के ही लड़ रही थी, उसे भी पीछे हटना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस टोक्यो से जब निकल रहे होते हैं तो इनका जो एरोप्लेन होता है उसके इंजन में आग लग जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये बहुत अधिक जल जाते हैं, हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा जापानी रिकॉर्ड के अनुसार बताया जाता है। लेकिन इनकी मौत को लेकर, इनकी मृत्यु को लेकर अभी तक भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। इनकी मृत्यु को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के जो बचे हुए सैनिक थे उन पर लाल किले में मुकदमा शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? लाल किले में। चूंकि ये हजारों की संख्या में थे, इसलिए सभी पर मुकदमा चलाया जाना संभव नहीं था। इसलिए प्रतीकात्मक रूप से 3 लोगों पर मुकदमा चलाया जाता है। कौन कौन 3 लोग? गुरबख्श सिंह ढिल्लो, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो जो कि एक सिख थे। दूसरा शहनवाज खान जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे, और तीसरे प्रेम कुमार सहगल जो हिंदू धर्म का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। तो इन तीनों लोगों को प्रतीकात्मक रूप से चुना गया और इन पर मुकदमा चलाया गया। इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रारंभ में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन भारतीय आमजन और जो यहाँ के लोग थे भारत के, उनके द्वारा इसका बहुत विरोध हुआ, और उनमें जो राष्ट्रवादी भावना देखी जा रही थी उसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अंततः इनके मृत्युदंड को रद्द कर दिया था। इसी समय तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि लोगों के द्वारा इनकी वकालत की गई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने 25 साल बाद में वकालत पुनः प्रारंभ की थी। ठीक है। जिन्ना ने भी, अर्थात मुस्लिम लीग ने भी इस घटना को देखते हुए ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था, और जब चारों तरफ से विरोध हुआ तो ब्रिटिश सरकार को अंततः पीछे हटना पड़ा और उनके द्वारा इनका मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया। ये था सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में सामान्य जानकारी। एक चीज़ और इसमें छूट गई है। आज़ाद हिंद फौज जब सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आई थी तो इनके द्वारा ब्रिगेड भी बनाई गई थी कुछ, जिनका नाम था गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और झांसी की रानी ब्रिगेड। ठीक है। ये ब्रिगेड किसके द्वारा बनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज में बनाई गई थी। अब अगली क्लास में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।